यूनिट नंबर 5 जो कि आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे पास ये है और इस चैप्टर में हम मेनली देखेंगे गैसेज स्टेट के बारे में। गैसेज स्टेट क्या होता है और गैसेज स्टेट से रिलेटेड जो आपके पास लॉज है यानी कि ABCD लॉज, जिसे हम कह सकते हैं अवोगाद्रो, बायस, चार्ल्स एंड डाल्टन्स लॉ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि जो आपके पास गैसेज है उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके पास आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल गैस। और साथ में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसे हम किस तरह से ड्राइव करते हैं, और साथ ही आप देखोगे कि जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन होती है वो किस तरह से ड्राइव होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर आपको दिख रहा है कि जो आपके पास चारों तरफ जितने भी सब्सटेंस आपको दिखते हैं या जितने भी मैटर आपको आपके चारों तरफ दिखते हैं उन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। मतलब जो आपके पास मैटर है इसे आप क्लासिफाई करते हो एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। और ये जो क्लासिफिकेशन है मेनली किसके बेसिस पे है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बेसिस पे है। मतलब जो भी आपका मटेरियल होता है, जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिन्हें हम यहाँ पर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी मैटर है, अगर वहां पर पार्टिकल काफी पास पास आपको दिखते हैं, इस तरह से क्लोजली पैक्ड दिखता है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। अगर यहाँ पर कुछ डिस्टेंस आ जाता है पार्टिकल के बीच में, मतलब जिनसे मिलकर मैटर बना हुआ है, अगर उन पार्टिकल के बीच में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है, कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। और अगर आपके पास यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस दिखता है, दो पार्टिकल के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस दिखता है, तो इसे हम बोलते हैं गैस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपका मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो भी पार्टिकल आपके पास यहाँ पर दिखते हैं आपको, उनके बीच में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है डिस्टेंस। जो नियरेस्ट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस ले लो या फिर ये वाला डिस्टेंस आप ले लो, तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में नाइबरिंग एटम्स या नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, राइट। और अगर हम बात करें, क्योंकि जो दो मॉलिक्यूल पास पास हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल पास पास है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी वो क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास होंगे। तो मतलब अगर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पास पास है तो यहाँ पर काफी अच्छा बॉन्डिंग होगा, काफी अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो दैट मीन्स यही जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसे हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। तो दो बातें हमने यहाँ पर समझी कि जो आपके पास नाइबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और जो आपके पास नाइबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। अब अगर हम बात करें, अगर मैं इसे शॉर्ट में लिख दूं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस IMD, और इसे मैं शॉर्ट में लिख दूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगर हम देखें तो दो मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें दिख रहा है आपको? गैस स्टेट में सबसे ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, तीनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस विल बी मैक्सिमम होगा, राइट। और अगर हम यहाँ पर देखें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्योंकि मॉलिक्यूल काफी पास पास है, तो यहाँ पर जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है दैट इज द मिनिमम। कंपेरेटिवली क्या होगा? मिनिमम होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि पार्टिकल पास हैं और पास तक ही रहेंगे तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? अच्छा होगा। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होगा। जबकि इस वाले में यानी कि गैसेज स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि पार्टिकल काफी दूर है। तो तीनों में अगर आप देखोगे सॉलिड, लिक्विड, गैसेज स्टेट में,
तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम होगा, क्योंकि पार्टिकल काफी दूर है। तो इससे ही पता चल रहा है, क्योंकि पार्टिकल दूर है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे आपने देखा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें कि जो सॉलिड आपके पास होते हैं, सॉलिड हमेशा आपको एक डेफिनेट शेप में दिखते हैं और उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। जो सॉलिड होते हैं आपके पास, उनका वॉल्यूम मतलब जितनी वो जगह घिरते हैं वो क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। आपने देखा होगा जो सॉलिड आपका जिस शेप में, जो भी मटेरियल अगर आपका ऐसा दिखता है कि जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स है, सपोज ये आपके पास चौक है, तो इसका जो शेप आपको दिख पा रहा है ये हर जगह पे आपको एक जैसा दिखेगा। इसे आप यहाँ पे रख लो, अपने हाथ के ऊपर रख लो, टेबल के ऊपर रख लो या बॉक्स में रख लो, इसका शेप क्या होगा, हमेशा एक जैसा दिखेगा। ठीक है। या फिर आपके पास वॉल्यूम की मैं बात करूं, वॉल्यूम का मतलब कितनी जगह वो घिर रहा है। जितनी जगह ये मेरी पॉकेट में ऑक्यूपाई करेगा उतनी ही जगह ये आपके पॉकेट में भी ऑक्यूपाई करेगा, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। जितना स्पेस ये मेरे पॉकेट में ऑक्यूपाई करेगा, अगर मैं इसे रख दूं तो उतना ही स्पेस ये आपके पॉकेट में भी ऑक्यूपाई करेगा। या फिर अगर मैं इसे इसी के पॉकेट में रख दूं, यानी कि इसके डिब्बे में रख दूं, चौक के डिब्बे में, तो उतना ही स्पेस ये वहां पर भी ऑक्यूपाई करेगा। जैसे चेयर है, आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हो तो उसका जो जगह, जो जितनी जगह वो घेरता है उतनी ही जगह वो दूसरी जगह पे भी घेरेगा, कहीं पर भी ले जाओ आप। ठीक है। तो दैट मीन्स उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। स्पेस ऑक्यूपाइड विल बी रिमेन सेम, सेम भी वही रहता है, राइट। अब अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम तो सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, मतलब फिक्स होगा, जबकि शेप फिक्स नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में आप रखते हो उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम मतलब जितनी जगह ये किसी बोतल में ऑक्यूपाई करेगा उतना ही जगह ये किसी छोटे से ग्लास में या फिर प्लेट में ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। अब शेप के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। मतलब आपके पास अगर 1 लीटर वाटर आपने इसमें फिलअप किया और दूसरा कंटेनर आपके पास कुछ ऐसा है ये, तो उतना ही स्पेस ये इसमें भी ऑक्यूपाई करेगा। चाहे इसमें टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है, लेकिन स्पेस उतना ही घेरेगा, उतना ही स्पेस घेरेगा, राइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। बात करें गैसेज स्टेट की, तो यहाँ पर ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही शेप फिक्स होता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पर जिस भी कंटेनर में रखोगे उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपके पास कोई कंटेनर है, वहां पर आपने गैस रख दी, तो उसी का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा और शेप भी उसी का ऑक्यूपाई करेगा। तो मतलब ना तो गैसेज में वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है, राइट। तो इसके बेसिस पे भी आप देख सकते हो सॉलिड लिक्विड गैसेज स्टेट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, शेप एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। एक और कंडीशन हम देख लेते हैं। अगर आपके पास क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपके पास सॉलिड होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब आपका सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आपके पास सॉलिड होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी अबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब ये कब मेल्ट होंगे, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे। जैसे आपने देखा आयरन, ठीक है, आयरन सॉलिड में दिखता आपको, ठीक, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। अगर मैं ये चौक पकड़ रहा हूं अभी, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, इसीलिए सॉलिड में दिख रहा है आपको, राइट। लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट दैट इज बिलो द रूम टेम्परेचर, बिलो द रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से कम होता है। अगर आपने पानी लिया तो पानी आपको किस में दिखता है, लिक्विड फॉर्म में दिखता है, यानी कि वो पहले ही मेल्ट हो गया। तो जो आपका लिक्विड था उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है। और
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी मोर देन, क्या मैं लिख सकता हूं, अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ज्यादा इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी पर्टिकुलर प्रेशर की बात कर रहे हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। गैसेस की अगर बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, बिलो द रूम टेम्परेचर, बिलो द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और कम टेम्परेचर पर ही ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है गैसेज स्टेट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होने के कारण ये पहले ही किस कंडीशन में चला जाता है, वेपर वाली स्टेट में चला जाता है। ठीक है, एक तरीका ये भी है। एक और तरीका अगर हम देखें यहाँ पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखो जरा, अगर हम यहाँ पर बात करें एक और कॉन्सेप्ट की, तो देखो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर नया है, दैट इज थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, थर्मल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेज है, उनका जो मोशन होता है उसी को हम डिफाइन करते हैं थर्मल एनर्जी से। मतलब आपके पास ये हुआ कि जितना ज्यादा मोमेंट पार्टिकल में होगा उसका थर्मल एनर्जी उतना ज्यादा होगा, राइट। मतलब मोर मोमेंट इन पार्टिकल्स मोर थर्मल एनर्जी, राइट। और थर्मल एनर्जी क्योंकि मोमेंट कब ज्यादा होगा, मोमेंट तब ज्यादा होगा जब आप किसी मैटर में टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे। आपके पास सॉलिड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, या लिक्विड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, या गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो वहां पर क्या होगा, मोमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल इधर उधर तेजी से भागेंगे, और तेजी से भागेंगे तो मतलब इसका ये होगा कि थर्मल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और वैसे भी अगर हम नॉर्मली देखें तो मोमेंट कब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। यानी कि जो आपका थर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर से। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा करोगे थर्मल एनर्जी उतना ज्यादा होगा, या फिर मोमेंट उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, थर्मल एनर्जी उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल तेजी से इधर उधर भागेंगे, स्पीड बढ़ेगी, और उसी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, थर्मल एनर्जी में मेजर करते हैं, राइट। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें तो सबसे ज्यादा तेजी से पार्टिकल किसके इधर उधर भाग रहे होते हैं, गैसेस के, फिर लिक्विड के, और सॉलिड के पार्टिकल जो आपके पास होते हैं एक ही जगह पे क्या होते हैं, रुके रहते हैं, और केवल अपनी एक्सेस के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने एक्सेस पर ही वाइब्रेट करते हैं, ठीक। जबकि इनके मॉलिक्यूल जिनमें ट्रांसलेशन मोशन होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन जो आपके पास सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं केवल अपनी एक्सेस पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं, वो इधर उधर नहीं भाग सकते हैं एक रूम टेम्परेचर पर, ठीक। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका वाइब्रेशन क्या होगा, तेजी से होगा, उनका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, और थर्मल एनर्जी जितना ज्यादा बढ़ेगा वो पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये आपका होता है थर्मल एनर्जी। दैट मीन्स अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करें, सॉलिड लिक्विड और गैसेस की बात करें, तो सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किस में होगा, गैसेस में। गैसेस में थर्मल एनर्जी क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक। फिर लिक्विड, और सबसे कम थर्मल एनर्जी किसका होता है, सॉलिड का होता है। तो इसके बेसिस पे भी आप डिफाइन करते हो कि जो आपके पास सॉलिड लिक्विड और गैसेस है, अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आपका गैस होता है, फिर लिक्विड होता है, और फिर सॉलिड होता है, ठीक। मोर एक्यूरेटली अगर आप इसे समझना चाहो तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी,
देखो अभी तक आपने देखा जो थर्मल एनर्जी आपका है, वहां पर आपने देखा कि पार्टिकल भाग रहे हैं इधर उधर, मतलब थर्मल एनर्जी पार्टिकल को एक दूसरे से दूर जाने को मजबूर कर लेता है। ठीक है, अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल को दूर भगाने की कोशिश करता है थर्मल एनर्जी, जबकि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी होता है ये पार्टिकल को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स को डिफाइन कर रहा है। ये किसे डिफाइन कर रहा है, एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स को डिफाइन कर रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी होगा। राइट, अब अगर हम सॉलिड लिक्विड गैसेज में देखें तो देखो जरा, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में है। तो सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इसमें सबसे ज्यादा है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का होगा अट्रैक्टिव फोर्स, लिक्विड में कम है और गैसेज में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे कम है। तो अगर हम इन दोनों के बेसिस पे सॉलिड लिक्विड और गैसेज को डिफाइन करें तो देखो जरा, सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आपके पास जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं भाग रहे हैं, यहां पर पार्टिकल काफी पास है, और पार्टिकल अगर काफी पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इंटरेक्शन एनर्जी, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा है, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो मॉलिक्यूल काफी पास पास रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। राइट, ये किसके लिए हो गया, ये सॉलिड के लिए हो गया। अगर मैं गैसेस स्टेट की बात करूं तो यहां पर पार्टिकल दूर है, और पार्टिकल दूर होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा है, क्योंकि थर्मल एनर्जी ही पार्टिकल को दूर दूर लेकर जाता है। तो थर्मल एनर्जी ज्यादा हुआ और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, राइट, थर्मल एनर्जी ज्यादा क्योंकि पार्टिकल दूर है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी कम होगा। जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि इंटरमीडिएट होगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो थर्मल एनर्जी होगा, थर्मल एनर्जी ये किसके इक्वल होगा, ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, थर्मल एनर्जी और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यहां पर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर, यानी कि थर्मल एनर्जी और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पर भी आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिफाइन कर सकते हो। थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें, गैसेस में, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में होता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का एक और तरीका हमारे पास होता है, तो ये आपने देखा। राइट, ठीक, यहां पर हम जो भी प्रॉपर्टीज देखेंगे मैटर की वो बल्क में देखेंगे, ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या एटम के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर में देख रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो भी प्रॉपर्टीज हमारे मैटर से रिलेटेड होती है वो किस में देखेंगे, हम बल्क की हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि पूरे कंप्लीट सिस्टम की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये किसके लिए होगा, पूरे बल्क के लिए होगा, यानी कि पूरा जो वाटर, जब आपके पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे तभी आप बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करते हो। ये नहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वाटर की बात कर रहा हूँ, और वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और अगर इसका ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी आपके पास वाटर की है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बल्क प्रॉपर्टी है, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर दिखेंगे वाटर के इस तरह से। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी आप बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करोगे। अगर मैं कहूं कि आपके पास 1 वाटर मॉलिक्यूल है, 1 वाटर मॉलिक्यूल,
तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा? बॉइलिंग पॉइंट कब डिसाइड होता है? बॉइलिंग पॉइंट तब डिसाइड किया जाता है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल हमें दिख रहे हों, और जब ये दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं तो एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है, या तो सॉलिड में दिख रहा होगा या लिक्विड में दिख रहा होगा, या बहुत कम वहां पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो गैसेस में दिखेगा, ठीक। और आपके पास यहां पर अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, मतलब ऑलरेडी वो किस में है? गैसेस स्टेट में है, तो बॉइलिंग पॉइंट का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, कोई भी मॉलिक्यूल इसके आसपास नहीं है, ठीक है, तो आप सेपरेट किसे करोगे? ये ऑलरेडी सेपरेटेड फॉर्म में है, ऑलरेडी अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन मॉलिक्यूल के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं या मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कब आप 100 डिग्री बोलोगे? जब आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे या वाटर आपके पास बल्क में प्रेजेंट होगा, तभी आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये आपके पास, अब ये तो आपके पास क्या है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज होती है, ओके। अब हम बात करेंगे कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही डिसाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अब अगर हम बात करें जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वहां पर कुछ इंटरेक्शन फोर्स या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस वहां पर काम कर रहा होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक। अब जो आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक। और इस फोर्स के बारे में सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था वान डर वाल ने, तो इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? वान डर वाल फोर्स भी बोलते हैं। वान डर वाल्स फोर्सेज भी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं, राइट। और जो आपके पास ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है या जिसे हम बोल रहे हैं वान डर वाल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था वान डर वाल ने, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? वान डर वाल फोर्स भी बोल सकते हैं, या वान डर वाल फोर्स की जगह आप इंटरेक्शन भी बोल सकते हो, फोर्स या इंटरेक्शन, राइट। अब सबसे पहली बात, जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है, एक तरह से इसका वीक फोर्स होता है, और इसे हम वान डर वाल फोर्स भी कहते हैं। और जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इसे आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? पहले आपके पास होगा डिस्पर्जन फोर्स, पहला जो आपका टाइप है दिस इज द डिस्पर्जन फोर्स या डिस्पर्जन इंटरेक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है डाइपोल इंटरेक्शन या फोर्स बोलो इंटरेक्शन, और थर्ड हमारे पास होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये आपके पास जो तीनों हैं, ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये तीनों आते हैं वान डर वाल फोर्सेस की कैटेगरी में, ठीक है। डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन, एंड थर्ड वन आपके पास है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और ये जो तीनों फोर्स आपके पास हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वान डर वाल फोर्स बोलते हैं, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं ये, और ये आपके पास वीक फोर्सेस होते हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस की। अब देखो जरा, डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होगा? डिस्पर्जन फोर्स का दूसरा नाम होता है लंदन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स का दूसरा नाम है लंदन फोर्स। देखो, पहला डिस्पर्जन फोर्स, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? लंदन फोर्स में किसे बोलते हैं? साइंटिस्ट के नेम पर है लंदन फोर्स।
ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहली बात, जो डिस्पर्जन फोर्स होगा ये कहां पर काम करेगा? डिस्पर्जन फोर्स कहां पर काम करेगा? तो डिस्पर्जन फोर्स हमेशा कहां पर यूज किया जाता है? जहां पर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कहां पर यूज होगा? बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हों और दोनों क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, तो वहां पर जो फोर्स काम करेगा उसी को हम नाम देते हैं डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसकी क्या विशेषता होती है? वहां पर चार्ज क्या होता है? चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब चार्ज जो आपके पास होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ इक्वली फैला होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिमेट्रिकल दिखेगा, इसीलिए मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं अगर बात करूं, जो आपके पास इनर्ट गैसेज हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे आपके पास H2, N2, O2, Cl2, आपके पास हो सकता है CH4, ये सब आपके पास कैसे मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा वहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, लेकिन आपको पता है कि अगर आपके पास कहीं पर भी जैसे H2 मॉलिक्यूल ले लो या कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, या इनर्ट गैसेस भी अगर हम देखें तो इनर्ट गैसेस भी आप इसमें ले सकते हो। इनर्ट गैसेस के बीच में जो फोर्स काम करता है वो भी आपका क्या होता है? डिस्पर्जन फोर्स होता है। ठीक, अब आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। ठीक, दोनों कैसा है? नॉन पोलर। दोनों अभी क्या है? नॉन पोलर। ये भी नॉन पोलर और ये भी आपका क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक, नॉन पोलर का मतलब यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, सिमेट्रिकल होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इक्वली है, सिमेट्रिकल है। जो आपका स्फीयर है उसके चारों तरफ चार्ज एक जैसा है, सिमेट्रिकल है। राइट, अब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरह से मोशन में होते हैं, मोमेंट में होते हैं। तो मे भी ये हो सकता है कि किसी टाइम के लिए, जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं चार्ज, ये घूम रहे हैं, तो किसी टाइम में क्या हो सकता है? एक जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कुछ टाइम के लिए, फॉर इंस्टेंट, बढ़ सकती है। मतलब दूसरी कंडीशन आपको मैं दिखा दूं कि एक मॉलिक्यूल पर या एक एटम पर, ये दोनों नॉन पोलर हैं, इनमें से एक पर क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज एक रीजन में इंक्रीज हो गया किसी इंस्टेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर टाइम में। इस एटम या इस मॉलिक्यूल पर क्या हो गया? जो चार्ज सिमेट्रिकल था वो अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया वो इस तरफ चला गया। ठीक, अब इसके चारों तरफ जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इसके कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल होगा उसके इलेक्ट्रॉन तो पहले सिमेट्रिकल थे। पहले तो किसमें डिस्टर्बेंस आया? पहले वाले में, क्योंकि फॉर इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए, यहां पर इकट्ठा हो गए। ठीक है, थोड़ा पर्टिकुलर टाइम, बहुत ही कम समय के लिए क्या हुआ? ऐसी कंडीशन यहां पर बनी। ठीक, तो जब यहां पर ऐसी कंडीशन बनी तो आपको दिख रहा है यहां पर कि पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन हो गया, और पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन हो गया तो जो एटम या जो मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में होगा, जो इसके पास होगा, इसका जो नेगेटिव फील्ड, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। वेरी सिंपल, ये वाला आपका क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जो तीसरी कंडीशन आपको दिखेगी, इसका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन, इसका जो नेगेटिव फील्ड है, इसके नेगेटिव फील्ड को रिपेल किया, ये पॉजिटिव। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन भी कहां पहुंच जाएंगे? दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। रिपेल हुआ, इसके न्यूक्लियस को ये अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो यहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में। और ये वाला जो कंडीशन बनता है बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, या फिर बहुत ही वीक फोर्स यहां पर जनरेट होता है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी फोर्स को हम बोलते हैं
डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। ये कहां पर आपको दिखेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में दिखेगा या इनर्ट गैसेस में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का कंडीशन बना और पूरा स्टेट किसी टाइम पर क्या हो जाता है कि एक जगह पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, तो हल्का सा चार्ज यहाँ पर एराइज हुआ और यही चार्ज क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे एटम का जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, उसे भी डिस्टर्ब कर लेता है और यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी फोर्स को हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। अब जो आपका डिस्पर्जन फोर्स है या लंदन फोर्स है, जैसे हमने देखा वैसे तो गैसेस जो भी आपके पास गैस है, जैसे इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन्हें भी लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, जो आपके पास हीलियम, नियॉन या आर्गन या क्रिप्टन या जीनॉन जो भी आपके पास है, इन्हें भी आप लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लिक्विड में कब कन्वर्ट करोगे? लिक्विड, क्योंकि अगर आपके पास हीलियम स्टार्टिंग में ये दिख रहा है आपको गैस स्टेट में है, तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे या एटम कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। अब आप चाहते हो कि इसके जो एटम्स है पास पास आए, तो जब एटम्स पास पास आएंगे तो इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और जब ये पास पास आएंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इसी डिस्पर्जन फोर्स के कारण होता है। ठीक है, ये डिस्पर्जन फोर्स ही हीलियम एटम को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, या नियॉन को लिक्विड में कौन सा फोर्स कन्वर्ट करेगा? जब वहां पर डिस्पर्जन फोर्स काम कर रहा होगा, तो जब डिस्पर्जन फोर्स यहां पर काम करेगा तभी नियॉन लिक्विड में जाएगा। और भी कंडीशन होती है कि जब आप क्या करो, किसी भी गैस को लिक्विड में पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होता है? एक तो टेम्परेचर क्या करना होता है? रिड्यूस करना होता है। ठीक है, और दूसरा प्रेशर क्या करना होता है? प्रेशर आपको क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है। ठीक है, मतलब कोई भी गैस आपके पास है उसे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? टेम्परेचर रिड्यूस, प्रेशर इंक्रीज। और जब आप ऐसी कंडीशन करोगे अप्लाई, तो वहां पर जो मॉलिक्यूल होंगे वो पास पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वहां पर नॉन पोलर की कंडीशन में कौन सा फोर्स काम करेगा? डिस्पर्जन फोर्स काम करेगा। ठीक है, और जो डिस्पर्जन फोर्स होगा, डिस्पर्जन फोर्स वो किस पर डिपेंड करता है? डिस्पर्जन फोर्स डिपेंड करता है शेप, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा उस पर डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, या फिर आप कह सकते हो साइज पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा साइज नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होगा वहां पर डिस्पर्जन फोर्स उतना ज्यादा होगा, या आप कह सकते हो कि वहां पर जो वांडरवाल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वहां पर ज्यादा होगा। जहां पर साइज बड़ा होगा या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस दिख रहा होगा, या फिर जहां पर आपका साइज क्या होगा? लार्जर होगा। साइज लार्जर होगा तो वहां पर डिस्पर्जन फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो डिस्पर्जन फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखता है तो डिस्पर्जन फोर्स भी ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें हीलियम से लेकर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और आगे, ठीक है, तो यहां पर देखा गया कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है। साइज छोटा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, और अगर इसका साइज छोटा है तो इसका जो इंटरेक्शन होगा दूसरे हीलियम से वो बहुत कम होगा। ठीक है, दूसरे हीलियम से इसका इंटरेक्शन बहुत कम, इंटरेक्शन आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है तो बहुत कम पोर्शन क्या हो रहा होगा? एक दूसरे से टच हो रहा होगा। तो इसलिए जो आपका हीलियम है, सभी एलिमेंट, जितने भी आपके पास एलिमेंट है उनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम का होता है, और लगभग ये आपका होता है 4.2 केल्विन के लगभग। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम का होता है। ठीक है, 4.2 केल्विन के लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि जो आपका टंगस्टन होता है,
टंगस्टन, टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो हीलियम का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और टंगस्टन का सबसे ज्यादा है। और अगर मैं इस सीरीज की बात करूं हीलियम, नियोन, आर्गन यानी कि नोबेल गैसेस की, तो नोबेल गैसेस में हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि साइज छोटा है। जबकि अगर आप आगे बढ़ोगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, रेडॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका डिसाइड करता है डिस्पर्जन फोर्स कि जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है किस तरह से डिपेंड करता है। साइज ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, और यही बात आपको वहां पर देखने को मिलेगी जब आपके पास क्या होगा, एल्केन्स होंगे। तो एल्केन में आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट देखना होता है। अगर ब्रांच वाले हैं या फिर आपके पास लीनियर है तो लीनियर वाला जो एल्केन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली ब्रांच्ड चेन एल्केन से। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ डिस्पर्जन फोर्स। अगला जो आपके पास है वो आपके पास होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। दूसरा हमारे पास होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मतलब यहां पर दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर पोलर दो मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में यहां पर अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। जैसे डाइपोल की मैं बात करूं तो HCl मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल भी मैं HCl ही ले लेता हूं। ठीक, अब यहां पर क्या होता है आपको पता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HCl जो बॉन्ड देख रहा है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है तो ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा HCl, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी किसमें है, पोलर फॉर्म में है ऑलरेडी, जबकि डिस्पर्जन में क्या था, नॉन पोलर थे, वहां पर एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए चार्ज अराइज हुआ था, हल्का सा सेपरेशन हुआ था। जबकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव में है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में आपको एटम के ऊपर चार्ज दिख रहा है। और ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपके पास होता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम चार्ज होता है, मतलब दिस इज द लेस देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से भी कम चार्ज ये आपको यहां पर दिखता है। ठीक, तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है, यानी कि जब दोनों पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल दोनों मतलब एक पे पार्शियल नेगेटिव दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये वाला जो फोर्स होगा ये डिस्पर्जन फोर्स से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक, ओके। इसी तरह से आप यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, दोनों पोलर होने चाहिए। अब तीसरा जो आपके पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बाद जो आपका थर्ड कैटेगरी है वो आपके पास होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर पहले से डाइपोल होगा यानी कि पोलर होगा, एक तो आपका कैसा होगा पोलर होगा, और दूसरे पे इंड्यूस होगा मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को डाइपोल में कन्वर्ट करेगा। तो एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास होना चाहिए। जैसे एक HCl ले लो और दूसरा मैं ले लेता हूं यहाँ पर N2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है पोलर फॉर्म में है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब N2 तो आपको यहाँ पर सिमेट्रिकल दिखेगा, N2 कैसा दिखेगा सिमेट्रिकल, मतलब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब इसका नेगेटिव इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, ये ऑलरेडी आपका पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो यहाँ पर
पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस। ये आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, डाइपोल क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके नेगेटिव को खींचेगा, तो इंड्यूस किया इसने इसे डाइपोल बनने के लिए, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब जो आपके पास तीनों ये फोर्सेस थे, तीनों इंटरेक्शन थे, यानी कि जो वान डेर वाल्स फोर्स हमने देखे, यहाँ पर सबसे ज्यादा और सबसे कम मैग्नीट्यूड किसका होगा, तो सबसे कम जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डिस्पर्जन फोर्सेस का, सबसे कम। ठीक, फिर इससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर कौन होगा, इससे स्ट्रॉन्गर होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये वाला। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा मजबूत होगा, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर तो दोनों क्या थे, नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर, और दूसरा भी क्या था, नॉन पोलर था। हल्का सा चार्ज यहाँ पे एराइज होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, एक पोलर है और दूसरा क्या है, नॉन पोलर है। ठीक, और यहां पर आपके पास क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका मैग्नीट्यूड होता है। डिस्पर्जन फोर्स, अगर हम इन तीनों को देख रहे हैं तो तीनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, वान डेर वाल्स फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनमें से सबसे वीक डिस्पर्जन, क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर है। फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, क्योंकि यहाँ पर एक पोलर और एक नॉन पोलर है, और यहाँ पर आपके पास दोनों पोलर है, मतलब दोनों के पास ऑलरेडी चार्ज है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा अगर हम वान डेर वाल्स फोर्स की बात करें। ठीक, और अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनका कंपैरिजन करें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा सा वहां पर भी डाइपोल होता है। अगर जैसे HCl और HCl है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ठीक, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। लेकिन अगर मैं HF और HF की बात करूं, तो यहाँ पर भी तो वही होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो इसलिए यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो वान डेर वाल्स फोर्स थे। ठीक है, यानी कि वान डेर वाल्स फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होते हैं, वीक होते हैं, ये आप कह सकते हो। तो ये आपका था स्टेट ऑफ मैटर का पहला टॉपिक, जहां पर आपने देखा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, और साथ में आपने देखा टाइप ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेस। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि जो आपके पास गैसेज स्टेट होती है